23 अगस्त 2001 हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था लिटानी। यहाँ एक ऐसी हवेली थी जो पूरे इलाके में बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। वो इतनी बड़ी थी, इतनी ग्रैंड थी कि लोग इसे दूर दूर से देखने आते थे। और रात को इसी हवेली में एक बर्थडे पार्टी थी जिसमें म्यूजिक, लाइट्स, केक, हंसी मजाक सब कुछ था। लेकिन अगली सुबह ही जब एक नौकर एक छोटे बच्चे को स्कूल वैन के लिए उठाने ऊपर गया तो वो चीखता हुआ बाहर भागा। पूरा घर खून से लाल था। फ्लोर पे, दीवारों पे, बेडशीट्स पे हर तरफ खून था। टोटल 9 लोग उस घर में थे और जब पुलिस ने गिनती की तब 8 लोग मर चुके थे। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक ऐसी खौफनाक कहानी है। जब आपको पता चलेगा कि इसमें किलर कौन था और उसके पीछे वजह क्या थी तो आप भी सुन के कांप जाओगे। इसकी एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा, तो इसे लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रेलूराम पूनिया की कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली से शुरू होती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ट्रक क्लीनर के रूप में की थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस में भी कदम रखा और काफी ज्यादा पैसे कमाए वहां से। और फिर 1996 में वो बरवाला असेंबली सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में एमएलए चुने गए। इतने सालों में उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली थी। हिसार में बड़ी जमीनें, हरियाणा के अलग अलग शहरों में फैक्ट्रीज, दिल्ली में मकान और दुकान और फरीदाबाद में भी जमीनें। मतलब एक मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन। और उनका हिसार वाला घर वो अपने आप में एक लैंडमार्क था और इतना बड़ा और इतना लग्जूरियस कि लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। रेलूराम जी की 2 शादियां हुई थी। पहली बीवी से उनका एक बेटा हुआ, सुनील, और दूसरी बीवी कृष्णा देवी से उन्हें 2 बेटियां हुई थी। बड़ी बेटी प्रियंका और सबसे छोटी सोनिया। और सुनील की शादी हुई शकुंतला से और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। एक 4 साल का लोकेश, 2 साल की शिवानी और सिर्फ कुछ ही हफ्तों की नन्ही प्रीति। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। एक खुशहाल संपन्न परिवार। लेकिन ऊपर से सब कुछ परफेक्ट दिखने वाले इस घर के अंदर कुछ सड़ रहा था। सोनिया, रेलूराम जी की सबसे छोटी बेटी, वो टाइकोंडो और कमांडो की ट्रेनिंग लेती थी और वहीं उसकी मुलाकात होती है संजीव कुमार से। वो जूडो चैंपियन था और दोनों में प्यार हो जाता है और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन रेलूराम पूनिया का परिवार इस शादी से खुश नहीं था। उनकी वजह सिंपल थी, हैसियत का फर्क। क्योंकि पूनिया फैमिली के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और संजीव एक मिडिल क्लास फैमिली से था। लेकिन फिर भी बेटी की मोहब्बत देखकर परिवार ने शादी को मान्यता दे दी। और फिर शादी के बाद सोनिया दिल्ली में अपने पति के पास रहने लगी। उनका एक बेटा भी हुआ जो 2001 में सिर्फ 1.5 साल का था। लेकिन सोनिया के अंदर धीरे धीरे गुस्सा पैदा हो रहा था। उसे लगता था कि उसके मायके वाले उसके पति को इज्जत नहीं देते। और एक बात और, शादी के बाद उसने रियलाइज किया कि प्यार से जिंदगी नहीं चलती, पैसों से चलती है। और संजीव के पास ज्यादा पैसा नहीं था। लेकिन रेलूराम जी ने अपने दामाद की मदद करने की कोशिश भी की। उन्होंने उन्हें अलग अलग तरीके से सपोर्ट दिया। लेकिन सोनिया चाहती थी कि संजीव एक नया बिजनेस शुरू करे और उसके लिए उसको बड़ी रकम चाहिए थी। और इसके बाद सोनिया अपने पिता से कहती है, आपके पास 100 एकड़ जमीन है, अगर आप उसमें से 50 एकड़ बेच के हमें पैसे दे दो तो हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और रेलूराम जी इस बात के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी की मदद करना चाहता है, ये नेचुरल है। लेकिन उनका बेटा सुनील इस बात से सहमत नहीं था। सुनील ने कहा, हम जमीन बेचकर मदद नहीं करेंगे, इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी बनाई है, ये नहीं बिकेगी। हाँ, अगर कुछ कैश चाहिए तो वो दे सकते हैं। सुनील की बात लॉजिकली गलत नहीं थी। लेकिन जब ये बात सुनील ने सोनिया के घर जाके उसे बोली तो सोनिया को गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा कि उसने अपने भाई के ही सर पर रिवॉल्वर तान दिया। सोनिया को लगा कि उसका हक उसे नहीं दिया जा रहा है और यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है, अगर ये लोग ना रहे तो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसकी हो जाएगी। करोड़ों की जमीन, फैक्ट्रीज, दुकानें, सब कुछ। सिर्फ एक कंडीशन थी, बीच में कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। और सोनिया ने अपने पति संजीव को इस प्लान के लिए तैयार कर लिया। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और संजीव चाहे डर के साथ ही, लेकिन वो सोनिया को इस प्लान के लिए हाँ बोल देता है। सोनिया की बड़ी बहन प्रियंका का बर्थडे 24 अगस्त को आता था और हर साल उसी दिन पार्टी होती थी। लेकिन इस बार 23 अगस्त को ही बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला लिया गया और ये फैसला खुद सोनिया ने लिया था, ये कहते हुए कि उसे 24 को कहीं और जाना है। और फिर 21 और 22 अगस्त के आसपास सोनिया अपने पति के साथ दिल्ली से हिसार पहुंचती है और उसने रास्ते से ही प्रियंका को भी ले लिया था।
उस रात हवेली में पूरा परिवार था। कुल 10 लोग, रेलू राम जी, उसकी वाइफ, बेटा सुनील, बहू शकुंतला, 3 बच्चे, प्रियंका, सोनिया और संजीव। लेकिन घर के नौकरों को सिर्फ सोनिया के आने का पता था और संजीव रास्ते में ही गाड़ी में सो जाता है तो उसे किसी ने नहीं देखा। शाम ढलती है, म्यूजिक बजने लगता है और खाना बनने के बाद केक आता है। सब बिल्कुल खुश थे क्योंकि बहुत लंबे वक्त के बाद ही पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। और रेलू राम जी को रात को सोने से पहले खीर खाने की आदत थी तो उस रात भी खीर बनाई जाती है। और फिर रात के 10-11 बजे खाना खाने के बाद सोनिया खुद किचन में जाती है और सबके लिए खीर बनाती है। लेकिन इस खीर में वो धीरे से नींद की दवाई मिला देती है। फिर वो खीर पूरे परिवार को बांटती है, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने भाई और भाभी को और बच्चों को, और सिर्फ कुछ हफ्ते की अपनी नन्ही भांजी प्रीति को भी। वो उसे भी छुपकर खीर खिला देती है और फिर धीरे धीरे सबको नींद आने लगती है। म्यूजिक चल रहा था, लोग नाच रहे थे और एक एक करके सब अपने कमरों में चले जाते हैं। पूरा घर सो जाता है, सिर्फ 2 लोग जगते रहते हैं, सोनिया और राजीव। सोनिया थोड़ी देर वेट करती है। कुछ लोग अभी भी फर्स्ट फ्लोर पे बैठे अपनी बची हुई खीर खा रहे थे। और फिर लगभग 20-25 मिनट बाद सोनिया और राजीव एक एक मेंबर को जाकर चेक करते हैं कौन होश में है और कौन नहीं। और जब उन्हें लगता है कि सब बेहोश हो गए हैं तब सोनिया बाहर जाकर म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम फुल कर देती है। और उसके बाद वो संजीव के पास आती है और संजीव के पास एक रिवॉल्वर थी लेकिन उसमें सिर्फ 6 गोलियां थी और लोग थे 8। सोनिया को लगा कि गोली की आवाज से कोई जाग सकता है और अगर किसी को भी सिर्फ इंजरी हुई तो प्लान पूरा फेल हो जाएगा। तो सोनिया एक लोहे की रॉड लेकर आती है और संजीव के हाथ में वो रॉड देके वो बोलती है, सबके सर पर मारो, खोपड़ी तोड़ दो, बचने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और फिर अगले 2 घंटे रात 11 से 1 बजे तक सोनिया और संजीव एक एक कमरे में जाते हैं। सबसे पहले वो रेलू राम जी के कमरे में जाते हैं। संजीव के हाथ पहले कांपते हैं, उसने कभी मर्डर नहीं किया था और अब उसे अपने ही ससुर को मारना था। सोनिया उसे लगातार उकसाती रहती है। वो बोलती है, तुम मर्द हो ही नहीं, अगर आज नहीं मारा तो कल ये हमें मार देंगे। और फिर आखिर में संजीव रॉड उठाता है और रेलू राम जी के सर पर लगातार वार करता है। और फिर वो अगले रूम में जाते हैं, सोनिया के अपनी माँ के रूम में। वहाँ सोनिया खुद अपनी माँ के चेहरे पे तकिया रखती है और साथ में उसकी 2 साल की भतीजी शिवानी भी वहीं सो रही थी। उसे गलती से चोट लगती है और वो रोने लगती है। इसके बाद सोनिया उसके हाथ पकड़ती है और संजीव उसको भी मार देता है। और फिर बच्चों का कमरा जहाँ प्रियंका और 4 साल का लोकेश सो रहे थे। और फिर सबसे आखिर में सबसे मुश्किल 2nd फ्लोर पे सुनील का कमरा जहाँ उसकी वाइफ शकुंतला और 1.5 महीने की प्रीति भी थी। सुनील सबसे हट्टा कट्टा था तो पहले उसके हाथ पैर बांधे गए ताकि वो रेजिस्ट ना कर सके, फिर उन्हें मारा गया। टोटल 8 लोग और इसमें टोटल टाइम लगभग 2 घंटे। और पूरी इस प्रोसेस में म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर बजता रहा ताकि एक भी चीख घर से बाहर ना जाए। और हर मर्डर के बाद सोनिया अपने पति से हाथ मिलाती और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती। और फिर रात के 2 बजे ये सब खत्म हो चुका था और फिर सोनिया छत पे गई और पटाखे जलाए, शायद ये दिखाने के लिए कि पार्टी अभी भी चल रही है। उन दोनों के सामने अब सिर्फ एक प्रॉब्लम बची थी, दुनिया को क्या बताया जाए। अगर सोनिया और संजीव दोनों ही सेफ मिले तो सीधा शक उन पर ही जाता। तो सोनिया ने एक प्लान बनाया। संजीव ने उसी रॉड से सोनिया को भी मारा, लेकिन हल्का, ताकि वो इंजर्ड लगे ना कि मरे। और संजीव रात को ही छुपते छुपाते घर से निकल गया बिना किसी नौकर को दिखे। और सोनिया, उसने खुद वो बेहोशी वाली दवाई खा ली ताकि सुबह जब उसकी बॉडी मिले तो वो भी विक्टिम लगे। और फिर सुबह जब नौकर आए और घर का दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर पहला आदमी चीखता हुआ बाहर भागा। उसके बाद पुलिस आती है और 8 लाशें मिलती है। और जब सोनिया को उठा रहे थे किसी ने नोटिस किया कि उसकी बॉडी गर्म थी और पल्स चल रही थी। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। इससे पुलिस भी खुश हो जाती है कि चलो एक तो परिवार का बच गया, अब हमें यही बताएगा कि क्या हुआ था। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और सबसे पहले पॉलिटिकल, बिजनेस और पुरानी दुश्मनियां सब एंगल को एक्सप्लोर किया जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आता है। और फिर अगले दिन फोरेंसिक की टीम हवेली में डॉक्यूमेंट्स चेक करती है और तभी उन्हें एक डायरी मिलती है सोनिया की। और उस डायरी में एक लेटर था जो सोनिया ने संजीव को लिखा था। और लेटर में लिखा था कि सोनिया अपने घर वालों से कितनी नफरत करती है और एक दिन वो उन्हें खत्म कर देगी, संजीव इसमें साथ दे या ना दे। और जब ये लेटर पुलिस पढ़ती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर नौकरों ने कंफर्म किया कि ये डायरी सोनिया की ही है।
इसके बाद पुलिस सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है और सोनिया अब थोड़ा होश में थी, तो वो उससे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या ये डायरी तुम्हारी है? क्या ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है? सोनिया ने हाँ कहा, बिना जाने कि ये उसका ट्रैप था। फिर पुलिस ने वो लेटर सोनिया की आंखों के सामने रख दिया। वो लेटर को देख के सोनिया का चेहरा उतर गया और फिर पुलिस ने संजीव को दिल्ली से पकड़ लिया और जब दोनों को आमने सामने लाया गया तो दोनों ही टूट गए और फिर पूरा सच सामने आ गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस केस की सबसे शॉकिंग चीज अब आने वाली है, तो इसे लास्ट तक देखो, जरा भी मिस मत करना। ये केस 2001 में रजिस्टर होता है, लेकिन ट्रायल चलता रहा कई सालों तक और सोनिया कोर्ट में अपना बयान चेंज कर देती है। उसने कहा कि ये लोग उसे फंसा रहे हैं और सिग्नेचर्स जबरदस्ती करवाए गए थे, लेकिन जो एविडेंस थे वो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान, इन कैमरा कन्फेशन और डायरी लेटर सब उसी के खिलाफ थे। और फिर 31 मई 2004 को हिसार सेशन कोर्ट ने सोनिया और संजीव दोनों को डेथ पेनाल्टी दी और 12 अप्रैल 2005 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। पर यह केस यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को पलटते हुए उन्हें दोबारा से डेथ सेंटेंस दे दी, लेकिन कोर्ट अभी भी डेट डिसाइड नहीं कर पा रहा था और फिर दोनों रिव्यू पिटीशन डालते हैं, लेकिन वो भी कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है। और फिर 1 अगस्त 2007 को हिसार कोर्ट ने फांसी की डेट फिक्स कर दी, 26 नवंबर 2007। इसी दौरान दोनों अंबाला जेल में थे, लेकिन तभी सोनिया ने एक नया अपील दिया और सोनिया ने यह दलील दी कि मेरा एक छोटा बेटा है, वो हमारे बिना अनाथ हो जाएगा, उसकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है। और इसी अपील में उसने ये भी कहा कि अगर हमें फांसी पर चढ़ाना है तो हमारे बेटे को भी साथ में चढ़ा दो। थोड़ा तो रहम किया होता हम पे, थोड़ा तो रहम किया जाए। इतना नहीं कर सकते तो हमारे बच्चे को भी हमारे साथ हैंग कर दो। वो बेटी जिसने अपने पूरे खानदान को खत्म कर दिया था, वो अपने बच्चे के नाम पे रहम मांग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन रिजेक्ट कर दी। सोनिया यहाँ भी नहीं रुकती है, वो मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास देती है और फिर अप्रैल 2013 में तब के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने ये भी पिटीशन रिजेक्ट कर दी। 2001 से 2013 तक 12 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी इन्हें फांसी की सजा नहीं हुई थी। और इसी वक्त के आसपास संजीव का नाम एक और इंसिडेंट में आया। जेल में एक दूसरे कैदी के साथ जेल की दीवारों में टनल खोदने की कोशिश की गई थी और वो दोनों पकड़ा जाते हैं और सिक्योरिटी के लिए दोनों को अलग जेल में भेज दिया जाता है। और इसके पहले भी संजीव को एक बार 14 दिन की पेरोल मिली थी और वो वक्त पर जेल पे नहीं लौटा था। तो एक तरफ लीगल सिस्टम उन्हें फांसी देने की तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ जेल के अंदर भी ये दोनों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। और फिर 2013 तक सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, डेथ वारंट भी साइन हो चुका था, फांसी कोई भी दिन हो सकती थी। अगर ये हो जाता तो सोनिया इंडिया की फर्स्ट वुमन होती जिसको एक्चुअल फांसी दी जाती। लेकिन 2014 आ जाता है और सोनिया और संजीव अभी भी जिंदा थे। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट में एक अलग पिटीशन पेंडिंग थी उन सभी केसेस के लिए जिनमें डेथ सेंटेंस दिया गया था, लेकिन सालों तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था। और इसमें दलील ये थी, अगर किसी को भी फांसी की सजा मिल चुकी है और वो सालों तक कब फांसी होगी के डर में जिंदा है, तो ये उसके साथ एक अलग तरह की नाइंसाफी है। हर दिन वो मानो एक एक दिन मर रहा है। और फिर 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील मान ली और टोटल 15 केसेस को आइडेंटिफाई किया गया जहां डिले 5 साल से ज्यादा था और उसकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। और उन्हीं 15 केसेस में से 2 थे सोनिया और संजीव के। उनकी फांसी हमेशा के लिए टाल दी गई और दोनों अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहे थे। अब आप ये सोचेंगे कि ये केस यही खत्म हो गया होगा और आज वो दोनों अपनी अपनी सजा जेल में काट रहे होंगे, लेकिन असली शॉकिंग चीज इस पूरे केस की अब आती है। सुनो, यहाँ से कहानी जेल के अंदर शिफ्ट हो जाती है और सालों तक दोनों लाइफ सेंटेंस काट रहे थे। और फिर रिसेंट सालों में दोनों ने प्री मेच्योर रिलीज के लिए अप्लाई किया और फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एप्लीकेशंस गई और न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग संजीव को करनाल जेल से इंटरिम बेल मिल गई और सोनिया को भी रिलीज किया गया। और इस केस का फाइनल डिसीजन आज भी पेंडिंग है। मतलब आप सोचो, जिन लोगों ने अपने ही परिवार के 8 लोगों को एक रात में ही खत्म कर दिया, वो लोग आज जेल के बाहर है। और अब एक आखिरी सवाल, रेलू राम जी की वो करोड़ों की प्रॉपर्टी आखिर किसको मिली? रेलू राम जी की डायरेक्ट फैमिली, वाइफ, बेटा, बहू, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन और प्रियंका सब खत्म हो गए थे। सिर्फ सोनिया बची थी जो लीगली अपराधी थी। तो प्रॉपर्टी लीगली रेलू राम जी के भाइयों और उनके बच्चों के पास गई, क्योंकि डायरेक्ट लाइन में कोई हियर नहीं बचा था। लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। सोनिया का अपना बेटा है जो उस वक्त घटना के टाइम 1.5 साल का था और आज वो लगभग 22 से 23 साल का होगा।
और हिंदू ससेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई माइनर फर्स्ट क्लास ईयर में है और उसका क्राइम से कोई संबंध नहीं है तो उसका राइट खत्म नहीं होता। मतलब टेक्निकली सोनिया का बेटा आज भी कोर्ट में जाकर अपने नाना की प्रॉपर्टी पे अपना हक मांग सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो कोर्ट को पूरा फैमिली ट्री दोबारा देखना पड़ेगा। एक बेटी, एक रात और सिर्फ एक वजह, पैसा, और 8 लोग जिनमें से 3 छोटे बच्चे थे और जिसमें से एक सिर्फ कुछ हफ्तों की ही थी, सिर्फ इसीलिए मारे गए क्योंकि एक बेटी को लगा कि प्रॉपर्टी उसका हक है और उसके रास्ते में पूरा खानदान खड़ा था। आज इस केस को पूरे 24 साल हो चुके हैं और आज भी वो दोनों जेल से बाहर है। और ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक सवाल है कानून, इंसाफ और इंतजार के बीच आखिर कौन जीतता है। आप हमें कमेंट्स में बताओ और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट केस में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखो।